मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आज की वीडियो में ये देना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही कि कुछ वीडियोस मैं आगे जो बनाने वाला हूँ इसी सीरीज़ की बनाएगी सारी वीडियो आएगी, लेकिन कुछ वीडियोस लाइव फॉर्मेट में भी आ सकती है, यानी मैं लाइव स्ट्रीम में भी पढ़ा सकता हूँ कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक। तो हो सकता है कि वो आप जब चैनल में जाके वीडियो टैब खोलो तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली वीडियो नहीं दिखे, मतलब ऐसे दिखेगा कि जैसे मान लो आज ये कौन से 33वें 34वें नंबर की वीडियो है, उसके बाद में आपको आगे वाले नंबर दिखाई नहीं दे वीडियो के टैब में, है ना। तो ऐसे आता है ना, टैब वीडियो आता है, फिर इधर ही ऊपर देखोगे ना तो ऊपर लाइव भी लिखा हुआ है एक, उस लाइव को दबाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी बाकी वीडियो, है ना। क्योंकि हो सकता है कई वीडियो लाइव आई भी रहे तो वो लाइव के अलग खांचे में चली जाती है और जो अपलोड करते हैं वो अलग से आती है। तो वीडियो सारी अपलोड होगी प्लेलिस्ट में तो सारी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ोगे तो फिर तो सारी नंबर वन मिल जाएगी। लेकिन चैनल पर जाकर देखोगे तो कुछ वीडियो हो सकता ना दिखे क्योंकि वो लाइव में हो सकती है ना। तो मैं जब लाइव डालूंगा तो वो लाइव वाले में दिखने लग जाएगी। तो मैं जैसे लाइव को डालता हूँ तो आप लाइव भी चेक कर लेना कि उस लाइव में तो नहीं है वो वीडियो, अगर आप देख रहे हो और आपको मिल नहीं रही है तो। ठीक है, ओके, चालू करते हैं आज की क्लास को। तो मित्रों, पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके थे आर्टिकल 30 तक, कंप्लीट कर चुके थे फंडामेंटल राइट का हमारा चैप्टर चल रहा है एम लक्ष्मीकांत बुक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 32। जो आप बोलोगे 30 के बाद में 31 कहाँ गया, 31 को हम नहीं पढ़ेंगे क्या? तो 31 कोई ज़माने में हुआ करता था, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया वो बात करेंगे जब हम डीपीएससी पढ़ेंगे तब। अभी के लिए पढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि 30 के बाद में 31 हट गया तो भैया फिर सीधा 32 आ गया। ओके, तो 32 नंबर का आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्या है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इस आर्टिकल का नाम है। इसके बारे में कुछ समझेंगे पहले अपन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि समझ लोगे तो फिर पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो ये किया मैंने, इसको बढ़ा देखो। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया, उन लोगों ने हमको बहुत सारे राइट्स दिए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 तक हम पूरे के पूरे जो है फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। इतने सारे अधिकार हमको मिले तो लोग खुश हो गए कि अरे वाह, हमारे संविधान बनाने वाले तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं। उसके बाद में एक आदमी के दिमाग में आया कि अगर इन्होंने हमको दे दिया अधिकार, ठीक है, लेकिन ये तो अभी कुछ दिन बाद में हट जाएंगे, दूसरे लोग इनकी जगह आ जाएंगे। तो अगर वो दूसरे लोग जो आए, जिन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने हमें अधिकार नहीं दिए तो क्या होगा? तो वो गए भाई संविधान बनाने वालों के पास में, उन्होंने उनको जाके बोला कि आपने हमको अधिकार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन मान लो कभी कोई ऐसी सरकार आती है जो हमारे अधिकार हमको नहीं देती है, हमारे अधिकार हमसे छीन लेती है, तो फिर क्या होगा? तो जो संविधान निर्माता थे हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, फोर फादर्स, संविधान निर्माता, उन्होंने बोला टेंशन मत लो टेंशन मत लो। हम जो है, हम एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार देंगे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी। तो हमने पूछा भाई वो संस्था कौन होगी? तो बोले वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हम जो है देखो ऐसा बना दिया उन्होंने स्ट्रक्चर, उन्होंने समझाया, चित्र बना के समझाया उस टाइम पे कि देखो हम यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट को बैठा देंगे, है ना। और ये आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, 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 ठीक है, बहुत सारे हैं। तो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट कभी आपको नहीं दिया जाता है, आपसे छीना जाता है, मान लीजिए एक फंडामेंटल राइट आपसे छीना गया, तो फिर आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इसके पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। और इसको बोलना है कि साहब हमारा जो है ये हमारा राइट जो है छीन रही है सरकार, तो आप इसके लिए कुछ करो। फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर करेगा सुनवाई, हियरिंग करेगा, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, हियरिंग करेगा और हियरिंग करके सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये आदेश देगा कि साहब ये आप जो काम कर रहे हो गलत है, फंडामेंटल राइट का ऐसे वायलेशन हो रहा है। और जिससे भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, जिस भी कानून से, क्योंकि सरकार जो है वो कानून के हिसाब से काम करती है, कानून बना बना के काम करती है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट हटा देगा, निरस्त कर देगा। उन्होंने बोला देखो हम जो है ना, ये सारा जो कैसे करोगे, है ना, कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, कैसे अपने फंडामेंटल राइट को बचाओगे, ये जो सारी चीज़ जो है ना, हम ये सारी प्रोसेस लिख के जा रहे हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो तुम्हें अगर कभी भी तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट छीनता है ना बेटा, तो तुम एक काम करना, आर्टिकल 32 में जाना और वहाँ जाके वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस देखना कि उसमें क्या प्रोसेस हमने लिखी है, और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत कर देना सरकार की। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आर्टिकल 32 में यही लिखा हुआ सब कुछ कि फंडामेंटल राइट की जो ना, फंडामेंटल राइट जो है, अगर वो आपके छीने जाए, कभी फंडामेंटल राइट आपसे छीने, स्टेट, है ना, छीने,
तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या उसका इलाज होगा। अगर कोई छीन रहा है तो आप उसका इलाज क्या होगा, तो उस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है इलाज, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, संविधान के हिसाब से आपको जो है इलाज का अधिकार दिया गया। किस इलाज का अधिकार दिया गया है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट को छीने तो उस केस में आप क्या करोगे। आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है मेरी। तो आपके वो फंडामेंटल राइट छीने तो उस केस में आप क्या करोगे, वो दिया हुआ आर्टिकल 32 में, और उसी का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो यहाँ पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। किस चीज की रेमेडी, कि आपका फंडामेंटल राइट अगर सरकार आपसे छीनती है तो। अब ये तो हो गई बात, अब इसको पढ़ लेते हैं अपन कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या प्रोसेस दी हुई है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी सरकार का कानून जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, उसको हटा सकता है, निरस्त कर सकता है। ओके। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट्स जारी करने की भी वो दी गई है, क्या परमिशन। रिट्स हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। रिट्स क्या होता है, एक तरीके का आदेश है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ आदेश जारी करने की पावर दी है कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है। यानी मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास मैं गया कि साहब मेरा जो है ना फंडामेंटल राइट ये स्टेट वाले मेरे को दे रहे नहीं, ये मेरे से छीन रहे, मेरे साथ बहुत बदसलूकी की जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे कैसे मेरा राइट दिलाएगा। वो आदेश तो देगा ना सरकार को कि भाई ये क्या है, हम तुमको आदेश दे रहे हैं, तुम ऐसा करो, है ना। तो आदेश देना ही होगा ना, तभी तो जो आदमी आदेश दे सकता है वही तो मेरा अधिकार मेरे को वापस दिला सकता है ना, मेरा फंडामेंटल राइट मेरे को वापस दिला सकता है ना। जो आदमी आदेश ही नहीं दे सकता वो मेरा अधिकार कैसे दिलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने की पावर दी है कुछ, उन आदेश को बोलते हैं हम रिट्स, और रिट्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। समझ गए ना ये किसके लिए आर्टिकल बनाया गया है, कि अगर किसी के पीछे जो सारे हमने फंडामेंटल राइट दिए वो किसी सिटीजन के छीने जाते हैं तो वो सिटीजन क्या करेगा और वो कहाँ से उसकी जो है इलाज करवाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, ए मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, यूजलेस, वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। क्या लिखा हुआ है कि साहब फंडामेंटल राइट संविधान में लिख देने से कुछ नहीं होता ना। लिख दिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट, ठीक है लिख दिए, क्या हो गया उससे, कुछ नहीं हुआ। जब तक आप अगर उन फंडामेंटल राइट को कोई दे रहा नहीं है, उनको वॉयलेट कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, जब तक आप उस उल्लंघन के खिलाफ काम करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाओ, कोई अधिकार नहीं दो, तो फिर उन फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। अब मुझे दे दिया भाई राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में, लेकिन मेरे से सरकार जो है कानून में पक्षपात कर रही है, अमीरों को छोड़ देती है, मेरे को पकड़ लेती है, तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास कोई समाधान ही नहीं होगा, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास जाके मैं बोल सकूं, अपना दुखड़ा सुना सकूं मेरे भाइयों, तो फिर क्या काम के वो फंडामेंटल राइट। मेरे को मान लो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि भाई तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अभी मैंने किसी सरकार के किसी नेता के बारे में कुछ बोल दिया, जो उसने किया मैंने उसके बारे में बोला और उसने मेरे को पुलिस को बोल के गिरफ्तार करवा दिया। अगर मेरे पास कोई होगा ही नहीं जिसको जाके मैं बोलूँ कि साहब मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मुझे मिला है संविधान से फंडामेंटल राइट के रूप में, उसको छीना जा रहा है, अगर मेरे पास ऐसा कोई होगा नहीं जिसको जाके मैं बोल सकूं, तो फिर उस आर्टिकल 19 के अधिकार का क्या फायदा, क्या फायदा। वो तो मीनिंगलेस हो गया, वो तो यूजलेस हो गया, वो तो बेकार हो गया, एकदम कचरा हो गया ना। तो ये अधिकार वो फायदे देता है मेरे को कि भाई मेरे कोई भी राइट अगर छीने जाएंगे तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं। इस आर्टिकल 32 ने मेरे को ये अधिकार दिया है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब समझो। देखो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक हमने सारे फंडामेंटल राइट पढ़े, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स थे। अब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो उस केस में मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। लेकिन ये आर्टिकल 32 भी भैया फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये पूरा पूरा गोला है ना, ऊपर वाला गोला, इसको मैं हरे रंग से कर देता हूँ। ये हरे रंग वाला गोला जो है ना, हरे रंग वाला गोला, एक बार रुको, हाँ, ये जो हरे रंग वाला गोला है ना, हरे रंग वाला, ये भैया इसके अंदर जो है सब फंडामेंटल राइट है। यानी कि फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन करे उसकी शिकायत करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है। यानी मेरे अगर फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो मैं उनकी शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट मेरी शिकायत सुनने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना भी मेरा फंडामेंटल राइट है। तो देखो ये दिमाग लगाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि उन्होंने फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट की शिकायत करने के अधिकार को भी फंडामेंटल राइट बना दिया। अच्छा जी, चलो। हेंस फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, इन अदर वर्ड्स क्या लिखा हुआ, हेंस आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एग्रीव्ड सिटीजन। तो आर्टिकल 32 जो है किसी पीड़ित नागरिक को ये वो देता है
अधिकार देता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या कर सके, उपयोग कर सके। इन अदर वर्ड्स, द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। यानी कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करवाने वाला राइट खुद भी फंडामेंटल राइट है। ऐसे बोल रहा है ये कि आर्टिकल 32, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ में किया जा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं छीन सकता। अच्छा, दिस मेक्स द फंडामेंटल राइट रियल। That is why Dr. Ambedkar called the Article 32 as the most important article of the Constitution, an article without which the Constitution would be nullity। मतलब अम्बेडकर साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भैया आर्टिकल 32 जो है वो ऐसा राइट है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन शून्य है। उसके बिना, आर्टिकल 32 के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल राइट दुनिया को, यानी कि भारत वाले लोगों को मिलना बहुत जरूरी है और उसकी रक्षा करता है आर्टिकल 32। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसा बोला हमारे अम्बेडकर साहब ने। द सुप्रीम कोर्ट has ruled that Article 32 is a basic feature of the Constitution, hence it cannot be abridged or taken away even by the way of amendment to the Constitution. It contains the following 4 provisions। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक और बात बोल दी कि भाई आर्टिकल 32 जो है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये संविधान के बेसिक फीचर्स में आता है। और मैंने बताया था एक बार केशवानंद भारती केस में बेसिक फीचर वाला सिस्टम निकला था। इस फंडामेंटल राइट खत्म होने के बाद में हम जो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन जो है इसको पूरा समझेंगे, इसकी पूरी कहानी समझेंगे। तो मैंने बताया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट क्लासीफाई करता है, जिस भी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट एक बार ये बोल देना कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये तो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसको फिर संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। सरकार उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को ही निरस्त कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के पास में इतनी पावर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 32 जो है वो भी बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, यानी वो भी संविधान की मूलभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर आधार है उसमें आता है और इसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकती, इसको पार्लियामेंट हटा नहीं सकती। यानी कि आर्टिकल 32 जो कि भाई सबके फंडामेंटल राइट बचाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के बचा दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, यानी इसको संविधान में से हटाया नहीं जा सकता। और अगर आर्टिकल 32 नहीं हटेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमेशा जिनके भी फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे उनकी बात सुनता रहेगा और इसका मतलब इन फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी हो गई पक्की, एकदम पक्की। समझ रहे हो क्या दिया हुआ इसमें? इट कंटेन्स द फोर फॉलोइंग प्रोविजंस, यानी कि जो आर्टिकल 32 उसमें 4 प्रोविजन दिए हुए, 4। कौन कौन से हैं पढ़ते हैं? द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। यानी किसी के भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट किए जाते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये उसके पास राइट है, ये उसके पास अधिकार है। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। द रिट इशूड मे इंक्लूड हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड को वारंटो। इसको, इस लाइन को भूल जाना, ये हम जब रिट पढ़ेंगे अगली क्लास में, रिट उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट अगर किसी के वॉयलेट किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है माई बाप हमारे जो है फंडामेंटल राइट छीन रही है, माई बाप या सरकार हमारे फंडामेंटल राइट छीन रही है, हमारे को बचा लो, माई बाप हमारे को बचा लो। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी बचाते तुमको। तो सुप्रीम कोर्ट बचाने के लिए और फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए सिटीजन्स को क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है सरकार को, यानी निर्देश दे सकता है, ऑर्डर यानी कि आदेश दे सकता है, या फिर रिट इश्यू कर सकता है, ठीक है। तो 3 काम कर सकता है। डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्शन से काम चल जाए, ठीक है, नहीं चले तो ऑर्डर देगा, ऑर्डर से काम नहीं चले तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिट जो है इश्यू करेगा। क्या करेगा? रिट इश्यू करेगा। रिट क्या होती है वो हम समझेंगे अगली क्लास, एक क्लास लगेगी इस पर पूरी। तीसरे नंबर का पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स। ये बोल रहा है, देखो तीसरे में से बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तो आर्टिकल 32 ने ये पावर दे दी कि भाई किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट किया जाए तो आप डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट इश्यू करके उसका फंडामेंटल राइट बचाओगे। ये तो आर्टिकल 32 में लिख दिया, ठीक है। संविधान में एक और आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 226। ये रहा 226। ये हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इश्यू करने की, है ना, डायरेक्शन इश्यू करने की, ऑर्डर इश्यू करने की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो भैया पावर दी हुई है पहले से, ऑलरेडी संविधान नहीं दे दी। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी गई, ठीक है, और आर्टिकल 226 यानी 226 में दे दी गई हाई कोर्ट को पावर। ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी है, तो इसमें तो सरकार को कुछ करना ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी पावर दी हुई है। लेकिन इसमें बोला गया है आर्टिकल 32 में ये और बोला गया कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट इश्यू करने की पावर दे सकती है। तो अदर कोर्ट कौन सा होगा भैया? अदर कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हाई कोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर बच गया कौन सा? तो अदर कोर्ट में मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनको भी पार्लियामेंट यानी संसद चाहे तो ये अधिकार दे सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और फिर उसमें लिखना पड़ेगा आर्टिकल 32 में कि भाई ये वाले कोर्ट भी सुन सकते हैं। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। यानी कि आज की डेट में डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट
फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए कौन दे सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कोई कोर्ट नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि इन्हीं को पावर है आज की डेट में, वर्तमान में। आगे बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं बदली है, ठीक। ओके, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार जो है ना, कि फंडामेंटल राइट, देखो किसी का, ये प्राणी था, ये एक मनुष्य था, इस मनुष्य का ये बहुत खुश था क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट मिल रहे थे, तो ये बड़ा हैप्पी था। लेकिन फिर इसकी ये हैप्पीनेस ज़्यादा दिन की नहीं रही और ये सैड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके फंडामेंटल राइट छीन लिए गए। तो ये गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बोला कि साहब, सुप्रीम कोर्ट साहब, हमारे जो फंडामेंटल राइट छीन लिए सरकार, तो आप इस सरकार को डायरेक्शन दो या फिर ऑर्डर दो या फिर रिट इश्यू करो। तो सरकार, इसने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट पे क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑर्डर, ये रिट इशू कर दिया, और फिर इसको बोला गया, हटाओ रहे बकवास कानूनों को, और इसके फंडामेंटल राइट इसको फिर से मिल गए और ये हो गया खुश, ठीक है। ये तो थी सामान्य जिंदगी, है ना, सामान्य जिंदगी, जब सब कुछ सही चल रहा हो, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। लेकिन ये आर्टिकल 32 में सारी पावर जो सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, इसमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये संविधान का बेसिक फीचर है, तो इसको पार्लियामेंट जो है वो हटा भी नहीं सकती, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी ये पावर सुप्रीम कोर्ट की नहीं ले सकती, जो कि फंडामेंटल राइट दिलाता है लोगों के, ठीक है। ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि कुछ केस में सरकार जो है वो सस्पेंड कर सकती है, इस राइट को सस्पेंड कर सकती है। 32, आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकती है। देखो, सस्पेंड में और डिलीशन में फ़र्क ये होता है कि अगर इसको हटा दे आर्टिकल 32 को, तो ये हमेशा हमेशा के लिए हट गया, जो कि सरकार नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन सस्पेंड का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए ये अधिकार लोगों को नहीं मिलेगा, यानी कुछ टाइम के लिए जो भारत की जनता है वो हंस रही थी लेकिन फिर रोने लग गई क्योंकि उसके अधिकार छीन ले गए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। कब नहीं कर सकते? जब देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, है ना। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी, स्पेलिंग देख लेना, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो फिर अगर किसी नागरिक के, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट छीने भी जा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरे जो है फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, मेरे को बचाओ। नहीं जा सकता। जब तक इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक उसका ये अधिकार, ये राइट सस्पेंड रहेगा। सस्पेंड मतलब रुका रहेगा, हट गया नहीं है। ये सस्पेंशन का मतलब उतने दिन रुका रहेगा जब तक इमरजेंसी लगी रहेगी। जैसे इमरजेंसी हटी तो भाई जिसके अधिकार छीने गए थे और उनके साथ गलत काम किए गए थे ना, जिनके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, उन पुराने कामों के लिए भी जब इमरजेंसी लग रही थी उस टाइम पे जो काम किए गए उनके लिए भी फिर वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायतें करा सकता है, और फिर जो है जो काम किए गए थे इनके साथ उनकी जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर या फिर डायरेक्शन या फिर रिट इश्यू कर सकता है। तो मतलब समझे कि जब तक इमरजेंसी लगी हुई है तब तक ये अधिकार सस्पेंड किया जा सकता है और लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटी तो सारा काम सेट, फिर वापस जा सकते हैं। और इमरजेंसी आपको पता है नॉर्मल चीज़ में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं लगती। आज तक देश में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है, 70-75 साल की जो इतिहास हमारा हो चुका, उसमें सिर्फ एक बार लगी है इमरजेंसी, वो भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में लगी थी, उसके बाद नहीं लगी। तो ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन है कि आर्टिकल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य परिस्थितियों में ही सस्पेंड किया जाएगा, जिसमें है एक की नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब। क्या लिखा? द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Thus, the Constitution provides that the President can suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental right during a national emergency. ठीक है ना? और सस्पेंड करेगा कौन? इस राइट को सस्पेंड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ऑर्डर से, अपने ऑर्डर से, है ना। किसी भी फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट ही सस्पेंड करता है। और इमरजेंसी अगर लगी हुई ना, नेशनल इमरजेंसी, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट इस आर्टिकल 32 के राइट को सस्पेंड कर सकता है। और उस केस में किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत उसकी नको कर सकता भैया, नको। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इट इज दस क्लियर दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो भाई एक बात बताओ मुझे, किसी का भी राइट छीना जाएगा तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको उसका राइट दिलाएगा। तो फिर जो दिलाता है, जो इतना महान काम कर रहा है, लोगों को जो चीज़ नहीं मिली वो दिला रहा है, तो क्या हो गया? वो डिफेंडर हो गया, है ना, बचाव करने वाला उनका। और गारंटर हो गया, गारंटर यानी कि भाई ये गारंटी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट बेटा कि भाई अपन देते हैं गारंटी। ससुर कौन है जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट लेगा? ससुर लेके आओ मेरे सामने, ससुर अभी उसको मजा चखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठ के गारंटी दे रहा है कि ये लेके आओ मेरे सामने आर्टिकल 32 में, अभी मजा चखाता हूं मैं उसको। तो गारंटी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट लोगों को कि भाई तुम्हारे फंडामेंटल राइट तुमको मिलेंगे, मैं बैठा हूं यहाँ पे, कोई भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट छीने मेरे पास आना सीधा बिना ब्रेक। ओके, बोला ओके। इसलिए इसको डिफेंडर और गारंटर बोलते हैं। इसको
सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का it has been vested with the original and wide power for that purpose. Original because an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal. Wide because the power is not restricted by issuing order or direction, but also writs of all kind. तो बोलते हैं कि साहब एक तो इसकी ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल पावर का मतलब क्या होता है? देखो, फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के ऊपर, जो फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे सुनवाई करने की ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल का मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधा फर्स्ट टाइम सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो जहां पे फर्स्ट टाइम सीधा जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं ओरिजिनल पावर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पे जाने का फर्स्ट टाइम सीधा अधिकार तो ओरिजिनल हो गई। और वाइड इसलिए पावर कि ये भाई फिर फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है, ये डायरेक्शंस भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ये रिट्स भी इश्यू कर सकता है, रिट्स भी, है ना, ठीक है। तो भैया इतने पावर मिले हुए सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए बोलते हैं इसको ये ओरिजिनल और वाइड पावर है, ओरिजिनल और वाइड पावर है सुप्रीम कोर्ट की। समझे बात, समझे बबुआ, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। The purpose of Article 32 is to provide a guaranteed, effective and expeditious, inexpensive and summary remedy for the protection of fundamental rights। तो वही बोल रहा है भाई कि आर्टिकल 32 इसलिए डाला गया ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स अगर छीने जाए तो उनको एक इफेक्टिव, एक जल्दी, कम खर्चे में समस्या का समाधान उनका हो सके, सुप्रीम कोर्ट कर सके। कम खर्चे में तो हालांकि मुझे लगता नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा महंगा पड़ता है, वकील भी करोगे ना सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े महंगे पड़ते हैं भाई, बड़े महंगे। अच्छा जी, ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन। बोला भाई एक बात समझ लेना तुम, कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने बोला कि बेटा हमने तुमको आर्टिकल 32 में ये राइट तो दे दिया कि तुम्हारे कोई भी फंडामेंटल राइट, तुम्हारे अगर तुम उदास हो, है ना, इतना उदास क्यों है तेरा चेहरा, तो अगर तुम्हारे जाते हैं फंडामेंटल राइट तो तुम आर्टिकल 32 में सीधे भाग के जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट बचाओ, हमारे राइट बचाओ जाके बोल सकते हो। लेकिन भैया ये आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट भागने का तुमको सिर्फ अधिकार दिया हमने, तो सुन लो भैया कान खोल के, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए दिया और किसी काम के लिए हमने ये नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हारी जो है बकरी कोई उठा ले गया, बकरी चोरी हो गई और तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, अरे साहब मेरी तो बकरी चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट साहब आर्टिकल 32 में मेरी बकरी चोरी की आप केस की सुनवाई करो। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लात मार के भगा देगा तुमको। वो बोलेगा बेटा आर्टिकल 32 में तू सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए आ सकता है। सबसे पहले अगर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में केस करना है तो सबसे पहले भैया पहली कंडीशन, फर्स्ट एवर कंडीशन विच इज मैंडेटरी कंडीशन which will be considered by the Supreme Court is that whether your fundamental rights are violated or not. If your fundamental rights are violated and Supreme Court ये मानता है कि हाँ जी आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुए हैं तो उसी केस में वो आपका केस लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा, क्योंकि आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो और किसी राइट के लिए नहीं, स्टैट्यूटरी राइट के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट आर्टिकल 19 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, ठीक है, एंड आर्टिकल 31 में भी प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेशन की बातें की जाती थी, लेकिन दोनों जगह से इस चीज़ को हटा दिया गया। तो अभी ये स्टैट्यूटरी राइट बन गया है, राइट टू प्रॉपर्टी स्टैट्यूटरी राइट बन गया, यानी कि ये कानूनी अधिकार बन गया, ये एक संवैधानिक अधिकार नहीं रहा, है ना, संवैधानिक अधिकार नहीं रहा। तो अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी जाती है, इफ योर प्रॉपर्टी is compulsory acquired by the state, then you cannot directly go to the Supreme Court, my dear friends. Why you can't go to Supreme Court directly? Because your fundamental rights are not being violated here. Your statutory rights only are violated here. And you can go to Supreme Court directly under Article 32 only if your fundamental rights are being violated. जब आपके फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों का हनन हो तभी आप 32 में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में फिर नहीं जा सकते किसी और अधिकार के लिए। फिर आपको जाना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तभी आ सकते हो जब फंडामेंटल राइट आपके वॉयलेट हो, तब आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। लेट्स मूव फर्दर। The violation of the fundamental right is the sine qua non for the exercise of the right to conferred by। ये बोला कि भाई वॉयलेशन होना, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होना सबसे आवश्यक कार्य है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना है आर्टिकल 32 में, तो ठीक है, हो गया ये, ठीक है भाई, छोड़ो, वही बात बोल रहा है। इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ये बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के मामले में ओरिजिनल तो है। ओरिजिनल का मतलब कि आप सीधे यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट माय डियर फ्रेंड्स अंडर आर्टिकल 32, सो इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बट इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट दिस मींस, ओरिजिनल का मतलब होता है मौलिक, ओरिजिनल का मतलब मौलिक नहीं होता और ही कुछ होता है, देख लेना हिंदी में क्या होता है। ओरिजिनल अधिकार तो है, ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो है कि वो सीधा फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन की सुन सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव का मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट का ही ये वो काम नहीं है कि वो सुने फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन की सारे दुख भरी कहानियां। हाई कोर्ट भी सुन सकता है भाई, आर्टिकल 226 मैंने आपको बताया था, इसमें हाई कोर्ट भी सुन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल तो है, लेकिन
एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट के वोलेशन की दुख दर्द कहानियां लोगों की सुनता है ना। तो यही बात यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि सीधा आर्टिकल 32 किसी भी भारत के नागरिक को पावर प्रदान करता है कि वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने आर्टिकल 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के वोलेशन के दुख भरी कहानियां सुना के सुप्रीम कोर्ट से समाधान प्राप्त कर सकता है। हाँ, अच्छा, आर्टिकल 226 जो है ना भैया, 226 है ना, 226 मैंने बताया ना, जो हाई कोर्ट है वो भी 226 में सुन सकता है। तो देखो एक एक डिफरेंस समझना, ये तो आर्टिकल अपना 32 हो गया और ये आर्टिकल नंबर 226 हो गया, ठीक है। और ये तो हो गया किसके लिए, ये हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हो गया अपना हाई कोर्ट के लिए। चीज़ें अटक रही है क्या? नहीं अटक रही। ये हो गया हाई कोर्ट के लिए। 2 सेकंड दिया मेरे को, ठंड नहीं लग रही, गर्मी लग रही है, मुंह पे करने दो मेरे इसको एकदम। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32, ये हो गया हाई कोर्ट के लिए। अब यहां पे समस्या ये है कि आर्टिकल 32 तो भैया सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिजर्व है। हाँ जी हाँ, इसमें सिर्फ सिर्फ एक ही चीज सुनी जाएगी, वो होगी फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई बातें। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देगा, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डायरेक्शन देगा, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिट्स देगा, है ना। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, जो हाई कोर्ट वाला आर्टिकल है 226 वो, उसमें हाई कोर्ट पे ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की बातें सुने, नहीं। वो फंडामेंटल राइट के अलावा और कोई बात भी सुन सकता है, जैसे किसी स्टेट्यूटरी राइट के बारे में भी वो सुनना चाहे तो सुन सकता है। यानी वो फंडामेंटल राइट तो सुन ही सकता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन वो और भी कुछ सुनना चाहे तो भाई सुन सकता है, स्टेट्यूटरी राइट के बारे में या और कोई मामला सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है। उसमें भी रिट जो है वो जारी कर सकता है, और मामलों में भी हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट भाई लिमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात होगी तभी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट जारी करेगा, सुनेगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए, वो बोलेगा भाई मेरे बस की नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट भाई थोड़ा अनलिमिटेड, देखो यहाँ पे थोड़ा अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता है हाई कोर्ट भी वो कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। यानी और बातों के लिए भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, अभी अब देखो एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ लिमिटेड फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ में और भी कई चीज़ों के लिए कर सकता है। तो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का पावर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है ना, जो ठीक है बड़ा है। लेकिन 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 सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पूरे देश के लिए होता है ना, पूरी कंट्री के लिए होता है, कंट्री के लिए, पूरे पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा, जो भी रिट निकालेगा, वो एंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल होगी ना। कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए रिट या आदेश निकाल सकता है। लेकिन हाई कोर्ट तो केवल उसी स्टेट के लिए निकाल सकता है ना जिसमें हाई कोर्ट है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान के लिए, हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वो पंजाब हरियाणा के लिए, और जो गुजरात हाई कोर्ट गुजरात के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के लिए। तो इसकी स्टेट लिमिटेड हो गई। यानी यहाँ पे भैया क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र कि तुम्हारे ऑर्डर को कहाँ कहाँ तक के लिए निकाल सकते हो, कहाँ कहाँ माना जाएगा, उसमें भाई कंट्री, पूरे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का, तो पूरे इंडिया में। लेकिन हाई कोर्ट का सिर्फ स्टेट में। यानी जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन इसको बोलते हैं क्षेत्र, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है भाई। ये पूरे इंडिया को कवर करता है ना, ये बड़ा है, वाइड। हाई कोर्ट का थोड़ा छोटा है क्योंकि ये स्टेट को कवर करता है। तो देखो अब इससे एक स्टेटमेंट निकलेगा क्या स्टेटमेंट निकलेगा कि रिट मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट आर मोर वाइड, वाइड बोलते हैं इसको, वाइड बोलेंगे क्या बोलेंगे, देखो स्टेटमेंट यहां से इसमें किताब में लिखा हुआ। अरे भाई कहाँ गया, देखो, ओके, हाँ, रिट्स एंड स्कोप, ठीक है। हैबेस कॉर्पस रिट सिंस नो प्रोविजन हैड मेड फॉर सुप्रीम कोर्ट हैज रिट jurisdiction और the writ jurisdiction of the Supreme Court differs from that of High Court. Supreme Court can issue writ on the enforcement of the fundamental right, whereas the High Court can issue writs not only for the enforcement of fundamental right, but also for any other purpose. The expression for any other purpose refers to the enforcement of ordinary legal right. Thus, the writ jurisdiction of the Supreme Court in respect is narrower than the High Court. तो writ का जो jurisdiction है, मतलब किस मामले में रिट जारी की जा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट का छोटा है, हाई कोर्ट का बड़ा है। हाई कोर्ट बहुत सारे मामलों में रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में जारी नहीं कर सकता।
ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और अ गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेयर एज द हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट द पर्सन रिजाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटरी जुरिस्डिक्शन ओनली आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली इफ द cause of action arises within its territory jurisdiction. Thus, the territorial jurisdiction of the Supreme Court for the purpose of issuing wider than the High Court. तो देखो ये इसमें दो चीज है ना, दोनों को इसने जुरिस्डिक्शन बोला है, ठीक है। ये पूरे कंट्री में कर सकता है, इंडिया में मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, ये इस स्टेट में कर सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब, पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी रिट जारी करने का जो अधिकार है कि कितने मामलों में तुम रिट जारी कर सकते हो, तो वो हाई कोर्ट का बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का छोटा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है, हाई कोर्ट मनमाया उसके लिए कर सकता है, मनमाया उसके। तो ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये तो हाई कोर्ट का बड़ा है, लेकिन जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि कितने क्षेत्र पे तुम रिट जारी कर सकते हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है, हाई कोर्ट का छोटा है। फिर से मैं इसको एक सिंपल शब्दों में बता देता हूं। पहला हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पीछे वाला क्यों बंद हो जाता भैया? रिट की स्पेलिंग ठीक है, जुरिस्डिक्शन। इसकी अगर बात हम करें तो भाई सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है कम, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है ज्यादा, ठीक है। और अगर बात करें हम दूसरा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है और हाई कोर्ट का कम है, ठीक है। ऊपर हमने एक पैराग्राफ छोड़ दिया था लक्ष्मीकांत में, आपने देखा होगा ये पैराग्राफ तो पढ़ाया नहीं हो रहा, ये तो पढ़ाया नहीं हो रहा है भैया, ये तो पढ़ाया नहीं, आगे निकल गया ये। तो मैंने वो पढ़ लिया था और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ना भाई, कि तुम भैया रिट इश्यू करोगे, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तुम रिट इश्यू करोगे, तुम उसके फंडामेंटल राइट को बचाओगे। तो ये आर्टिकल 32 तो मेरे भाइयों फंडामेंटल राइट है खुद, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मना नहीं कर सकता। कोई सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, साहब मेरा फंडामेंटल राइट खा गए सरकार वाले, आप बचाओ, तो बचाना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट का काम है ये। लेकिन अगर तुम हाई कोर्ट के पास जाते हो आर्टिकल 226 में कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट खा गए बचाओ, तो हाई कोर्ट भाई मना भी कर सकता है ना, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट नहीं है ना। हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट में ये अधिकार नहीं दिया गया कि भाई साहब हाई कोर्ट में जाना भी आपका फंडामेंटल राइट होगा, नहीं बोला। हाई कोर्ट के लिए तो आर्टिकल 226 है, ये आर्टिकल जो है जिसमें हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हाई कोर्ट बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है कि भाई मैं करूं ही, मैं लोगों के फंडामेंटल राइट छीन रही है सरकार तो मैं उस पर ध्यान दूं ही, मैं उसकी जांच करूं ही, मैं देखूं ही, मैं उनकी रक्षा करूं ही। नहीं, हाई कोर्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हाई कोर्ट पे कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन क्योंकि पप्पा जी जो है, पप्पा जी सुप्रीम कोर्ट पप्पे हैं सारे हाई कोर्टों के, पप्पा जी अगर सुनने के लिए बाध्य है, मेरे को बताओ, आप पे हो सकता है कोई बाध्यता नहीं हो, लेकिन अगर आपका बापू ही बाध्य है तो उस काम से आप भी तो बाध्य हो ही गए ना। आप मना थोड़ी करोगे भाई, नहीं आपका बापू तो मना नहीं कर सकता, लेकिन बेटा बोला मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई काम कर रहा है तो फिर हाई कोर्ट भी करेंगे। तो नॉर्मली हाई कोर्ट जो है रिट ले लेते हैं फंडामेंटल राइट की, और सुप्रीम कोर्ट तो लेता ही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये लिखा हुआ ही है, हाई कोर्ट भी ले लेते हैं। तो ये लिखा हुआ था पिछले वाले पैराग्राफ में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली थी बाद में कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो एक है, सिर्फ एक ही है ना सुप्रीम कोर्ट, तो पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली में है, दिल्ली में विरासत है। लेकिन हाई कोर्ट बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट है, कई स्टेट के जॉइंट हाई कोर्ट भी है, ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है, आर्टिकल 32 ने सारी जनता को पावर दिया है, भारत की जनता को पावर दिया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो तो आप सीधे मेरे पास में आ सकते हो। ओके, पेन चलना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आर्टिकल 32 में आप सीधा मेरे पास आ सकते हो, ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई मैं अकेला हूं, है ना, मैं अकेला जी रहा हूं, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोला मैं अकेला जी रहा हूं, लेकिन हाई कोर्ट तो भाई अकेले नहीं जी रहे ना, तुम्हारे स्टेट में, हर स्टेट में लगभग एक हाई कोर्ट है। तो तुम सबके सब अगर भारत की 140 करोड़ जनता मेरे पास ही आ जाओगे भाई उठा के मुंह कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए, तो मैं अकेला कैसे तुम्हारे सबके समस्याओं का समाधान करूंगा? मेरी भी तो कोई लिमिटेशन है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से बहुत केस पेंडिंग पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो फंडामेंटल राइट तुम्हारा है, मैं मान रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ आज से कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट किए जाए तो आज से वो पहले जाएगा हाई कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में जाओ, तुम्हारे स्टेट में हाई कोर्ट होगा, हो सकता है हाई कोर्ट ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे तो मेरे पास तुम्हें आना ही नहीं पड़े। लेकिन अगर हाई कोर्ट तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करता है मुन्ना, तो तुम सीधा मेरे पास फिर आ सकते हो। ऐसा बोला, किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है।
यानी कि 32 तो ये बोलता है, आर्टिकल 32 सीधी सीधी लैंग्वेज में भाई एक ही बात बोला है कि तारा अगर फंडामेंटल राइट छीनो जाए ना तो सीधा सीधा चल जाओ सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और सुप्रीम कोर्ट में जाके थारो दुखड़ो रो दो कि अरे हमारा तो फंडामेंटल राइट छीन लिया भाई जी, हमारा तो फंडामेंटल राइट दुआओ माने। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तारी सुननी पड़ेगी क्योंकि लिखेड़ो फंडामेंटल राइट थारो। पर सुप्रीम कोर्ट यह बोली कि भाई तुम जो है पहली पहली चले जाओ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट थारी सुन ले तो बहुत बढ़िया, नहीं सुने तो भाई मेरे का ना जाए सीधा, मैं सुनूंगा थारी। ये मैंने अपनी भाषा में बोला, जो कि मैंने पहले हिंदी में बोला था। तो चलो चलते हैं अब। खुल गया, अच्छा जी। A remedy under Article 32 is in itself a fundamental right, and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction. ये बोला है कि भाई जो आर्टिकल 32 में रेमेडी दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट लोगों के बचाएगा, उनकी गारंटी करेगा, उनकी रक्षा करेगा, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि भाई वो अपने रिट जुरिस्डिक्शन से रिट जारी नहीं करेगा। कोई का फंडामेंटल राइट अगर छीना जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता, तेरा फंडामेंटल राइट तू जाने, मेरा थोड़ी काम, तेरा काम है। ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि भाई तेरा ही काम है ये, है ना, तो तुमको देखना ही पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी है, द हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। तो बोलता है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जरूर मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है। अच्छा जी, ठीक है, ओके 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 ओके। द सुप्रीम कोर्ट इज कंस्टिट्यूटेड डिफेंडर एंड गारंटर। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्या सारा सारा टेक्स्ट? अच्छा, रिट्स आ गई क्या? हो, रिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जो बात बोली ना वो पढ़ा रहा था मैं आपको। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट वेयर रिलीफ थ्रू हाई कोर्ट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 226 द एग्रीव्ड पार्टी शुड फर्स्ट मूव टू द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मेरे पास तो आ सकते हो, ठीक, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें 226 में हाई कोर्ट में भी तो रिलीफ मिल सकती है ना उस चीज़ के लिए, और हाई कोर्ट हर स्टेट में है ही। तो पहले भाई तुम उसके पास जाओ ना, मेरे क्यों प्राण पी रहे हो सीधे आके, पहले, है ना, पहले उसके पास जाओ, फिर अगर वो तुम्हारा नहीं सुधारता है काम तो मेरे पास आ जाना, फिर मैं बैठा ही हूँ, है ना, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। ये भाई हो गया अपना आर्टिकल नंबर 32। क्या समझा इसमें हमने? रिपीट मार लेते थोड़ा सा कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट का गारंटर है, डिफेंडर है, ये है वो है। डिफेंडर कौन सी, वो गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स का डिफेंडर है, वो हमारे राइट्स की रक्षा करेगा। किसी का भी फंडामेंटल राइट छीना जाता है, वो हाथ जोड़ के जाता है, माई बाप सुप्रीम कोर्ट हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया इन जालिमा ने, इन्हें सजा दो तुम। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा किसने छीना? बोले इस स्टेट ने छीन लिया, इस एग्जीक्यूटिव ने छीन लिया, इसने छीन लिया, उसने छीन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ओके, अभी तो उनका काम सेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा ऑर्डर या फिर रिट या फिर डायरेक्शन, और उनको बोलेगा कि भैया इनका फंडामेंटल राइट तुमने काहे छीना रहे, इनका फंडामेंटल राइट इनको उपलब्ध कराओ रहे, इनका फंडामेंटल राइट इनको वापस दो रहे। तो फिर सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग सरकार को और स्टेट को, एग्जीक्यूटिव को, सबको माननी पड़ती है। उसके बाद ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 में रिट्स जारी करने का, फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्शन ऑर्डर देने का, ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए संविधान में लिखा हुआ है। परंतु ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होने के साथ में यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है भैया, क्योंकि हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत यह पावर दी हुई है कि वो भी फंडामेंटल राइट के वोलेशन के केस में रिट्स इश्यू कर सकता है। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट, खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, सो दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द, जब भी केस उसमें डाला जाएगा फंडामेंटल राइट के वोलेशन का, उसको एक्सेप्ट करने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। बट द हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज, कि हाई कोर्ट मना कर सकता है कि मैं नहीं जारी कर रहा रिट 226 में, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये, है ना, तो हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन करते नहीं है नॉर्मली हाई कोर्ट रिफ्यूज। उसके बाद में ये बोला गया कि दो जुरिस्डिक्शन की बात हमने की, एक तो रिट जुरिस्डिक्शन की हमने बात की, और दूसरा हमने बात की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट से छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, ये भी हमने पढ़ा था कि जो अटक गया, क्या चीज है, अटक गया था क्या ये, कब अटका ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं रिपीट करा दूं, देख लो। सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो छोटा है, हाई कोर्ट का बड़ा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई ही रिट्स इश्यू कर सकता है, ऑर्डर इश्यू कर सकता है। बट हाई कोर्ट 226 में, आर्टिकल 226 में ना सिर्फ फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए, बल्कि किसी और मामले के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकता है। और अगर बात करें हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट से ज्यादा है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं भी ऑर्डर इश्यू कर सकता है,
और हाई कोर्ट केवल उस स्टेट के लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं जिस स्टेट में वो है, और या फिर जिस केस की वो सुनवाई कर रहे हैं उससे कोई रिलेटेड पार्टी किसी और दूसरी जगह की हो भारत में, तो वहां के लिए इशू कर सकते हैं। कंप्लीट भारत के लिए वो ऐसे जर्नल ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। तो इसलिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है और जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट सबका पप्पा है और वो गारंटर डिफेंडर है फंडामेंटल राइट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी बोला कि भैया तुम मेरे प्राण मत पीना, सीधे आके हाई कोर्ट में अगर तुमको 226 में रिलीफ मिल सकती है तो वहां पे जाके ले, वहां पे फिर रिलीफ नहीं मिलती तो मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको रिलीफ दूंगा। तो पहले को ये हो गया अपना आर्टिकल नंबर 32 कंप्लीट। और यहाँ पे जो आ रहा है नंबर वन उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और इधर इधर भैया इधर आ रही है प्लेलिस्ट पूरी जिसमें सारी की सारी वीडियो है जो मैंने पहले बनाई और आगे भी जो बनाऊंगा मैं सब भी इसमें मिल जाएगी। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।